जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को डिस्कस करेंगे। जिस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिएटिविटी एंड द बिजनेस आइडिया। आज हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था ट्रेंड्स, सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़। एंड लास्ट जो हमारा रेडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इन डेप्थ आपको इन तीनों चीज़ों को बड़ा इन डिटेल आपको एक एक चीज़ बताई थी। आज जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम किस तरह से क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन, कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है उसको किस तरह से रिकग्नाइज करना है, उसको किस तरह से अवेल करना है। फिर है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें हम जो एक प्रोडक्ट होती है या कोई भी सर्विस होती है उसके सारी स्टेजेस जो हैं, जो बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, उसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में है ई कॉमर्स एंड बिजनेस स्टार्टअप। इसमें हम बिज़नेस को किस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं, या हम मतलब कोर ऑनलाइन तरीके से बेच सकते हैं, या हम उसको पार्शली ऑनलाइन और बाकी हम इस तरह से कर सकते हैं, या मार्केटिंग भी इसमें इन्वॉल्व होगी। हम आगे चलेंगे तो इसको मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। देखें, आपके ना जो एक सक्सेसफुल जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसका ये एक वो होता है, एक एट्रीब्यूट होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। उसकी ख़ास जो है ना उसके पास एक ख़ास एज होता है कि वो एक क्रिएटिव बंदा होता है, ठीक हो गया। एज़ यू नो, क्रिएटिविटी जो होती है आपकी एज के साथ साथ डिक्लाइन होती है। एक जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, हमारी नज़र में शायद नहीं होता क्योंकि हम इस तरह के उस एज से गुजर चुके होते हैं, या हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। बट अगर आप एक बच्चे के हिसाब से देखें तो वो एक बहुत ही क्रिएटिव चीज़ कर रहा होता है उस टाइम पे, उसके लिए वो बिल्कुल नई नई चीज़ें होती हैं। इवन एक गिलास को पकड़ना, या एक इसी तरह से कोई चीज़ हैवी सी चीज़ उठा के कहीं रख देना, उसके लिए ये भी एक क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। बट ये है कि ये उसके लेवल पे क्रिएटिविटी है, हमारे लेवल पे क्रिएटिविटी थोड़ी सी डिफरेंट, हम उसको पैरामीटर्स लगा देते हैं उस पर। बट ये है कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप मतलब अपनी ज़िंदगी के अगली स्टेजेस में जाते हैं, ठीक है। अपनी इस क्रिएटिविटी को पॉलिश करने के लिए हम यानी रीडिंग करते हैं, हम एजुकेशन हासिल करते हैं, इस तरह के गैजेट्स वगैरह पढ़ते हैं। तो हम जब इस तरह की चीज़ों में जाते हैं, या हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, या हम इस तरह से लोगों को सुनते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, तो हमारी ये स्किल्स जो हैं वो बेसिकली पॉलिश होती हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें डिस्कस हुआ है आपका क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसमें है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसको पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। इसमें भी यही बात है कि ये बहुत ही वेल नोन किस्म की एक चीज़ है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो ये यूज़ होता है, ठीक है। आप जो है इसमें बैठ के आइडिया जनरेट करते हैं, एक कुछ ग्रुप होते हैं मेंबर्स, वो आके बैठते हैं, वो बाज़ दफ़ा एक स्टार्ट करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है हमें, ठीक है। उस प्रॉब्लम के बाद मतलब कोई प्रॉब्लम डिफ़ाइन की जाती है और फिर उसके बाद सब अपने आइडियाज़ देते हैं, ठीक है, और फिर उस पर डिस्कशन होती है। अब पॉइंट ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में बाज़ दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि जब आप मतलब इस तरह की उसमें बैठे हो ना गैदरिंग में, ठीक है, तो आप किसी एक बंदे को बहुत ज़्यादा कोई गुरु या एक्सपर्ट ना समझें, ठीक है। सारे ही एक लेवल के बंदे बैठते हैं और फिर बैठ के, जैसे अगर आप एक सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सारे बैठ के कुछ काम करें या कोई इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो आप सबके सब ऑलमोस्ट एक जितने ही है, ठीक है। थोड़े बंदे, किसी एक बंदे की थोड़ी एक्सपर्टीज़ किसी एक पॉइंट में ज़्यादा होंगी, किसी एक की थोड़ी सी कम होंगी, बट वैसे सब देखा जाए तो एक ही क्लास हैं सारे, ठीक है, उसी एक लेवल पे हैं। तो इस पे आप किसी एक को बहुत ज़्यादा वो अक्ल कुल ना समझें, या किसी एक को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव ना समझें, ठीक है। तो इस वजह इन पॉइंट्स पे आप अपने बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ही तरह की होती है, बस उसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें क्रिटिसिज्म अलाउड होता है, ठीक है। यानी कि आपने कोई आइडिया जनरेट किया, आप कहते हैं कि हम इस तरह से ये काम करते हैं, और आपके लोग बाकी जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं उस पर, क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं इसको, कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो उस पर कहेंगे कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और फिर आपके बीच में इसमें ज़रा इन डिटेल
डिस्कशन होती है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा फोकस पॉजिटिव पॉइंट्स तो होता ही होता है बट नेगेटिव पॉइंट्स पे भी होता है, ठीक है, कि इसके प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट और हो सकते हैं, यानी अगर हम ये चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं जो आप हमें बता रहे हैं तो फिर ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी, अगर ये सिचुएशन सामने आ जाती है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यूजुअली हम पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ चलते हैं, ठीक है, और रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है कि हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी साथ साथ रख रहे होते हैं। और हम अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जब डिस्कशन होती है जिसमें हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं सब एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में बैठ के, जिसमें क्रिटिसाइज भी किया जाता है, तो वो बेसिकली रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग पे हम ज़्यादा जनरली हम इसको ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक हो गया। इसके बाद है आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है गॉर्डन मेथड। गॉर्डन मेथड होता है ये है कि आप जो है ना ग्रुप मेंबर्स बैठते हैं और उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम की नेचर नहीं मालूम होती, ठीक है, वो ये कहते हैं कि यार ये एक मसला ज़रूर है पर ये मसला क्यों है या कैसे है या कहाँ से है, मतलब लाइक मैं कार चला रहा हूँ, मेरी कार जो है वो मिसिंग कर रही है, ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्यों मिसिंग कर रही है, ठीक है, तो उसमें फिर ये होता है कि सब लोग मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, हम कहते हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि लाइक मैं जिस तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कार स्टार्ट कर रहा था, वो उस टाइम भी थोड़ी सी सही स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर मैंने जब उसको चलाया तो थोड़ी देर बाद वो सही मतलब नहीं चल रही थी, मिसिंग कर रही थी, ठीक है, फिर इस तरह से हम अपने उन प्रॉब्लम्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम से एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सामने प्रेजेंट की जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है जब डिस्कशन ज़्यादा करते हैं तो फिर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कि जब मैंने जिस तरह से बताया कि सुबह स्टार्टिंग का जैसे प्रॉब्लम था, ठीक है, और फिर इस तरह से मैसिंग कर रही थी, तो लोग समझ जाएंगे कि जी करंट जो है वो सही नहीं आ रहा कार की स्टार्ट करने में, प्लस आपके जो इंजेक्टर्स हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स, वो थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। जब आप सारी डिटेल्स बताएंगे तो ये 2-3 चीज़ें इस तरह की कॉमन आएंगी। जब ये 2-3 चीज़ें कॉमन आ जाती हैं ना तो फिर आपको पता चल जाता है, फिर आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। जब प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया कि जी इसका मतलब है कि वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रही थी गाड़ी और इस तरह से बंद हो रही थी, ठीक है, तो जब मैंने इतना डिटेल बताया तो फिर बाकी सब लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें करंट सही नहीं आ रहा, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है, इसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है, दूसरा अगर ये मिसिंग साथ में कर रही है तो इट मीन्स कि इसके फ्यूल इंजेक्टर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हमने बेसिकली एक प्रॉपरली जो है प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसके फाइनल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया वो है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड से आपने नाम से जज कर लिया होगा कि आप जो है जब भी मतलब कोई नया आइडिया डेवलप होता है तो आप जो है एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसमें आप सारी की सारी सजेशंस और उसमें इश्यूज जो हो सकते हैं वो सब के सब उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसमें प्रोस कॉन्स दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है आपकी फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन होती है आपकी चेन ऑफ वर्ड, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप एक वर्ड बता देते हैं और उससे आगे अगला वर्ड, उससे अगला वर्ड, उससे अगला वर्ड, और फिर आप जनरेट करते हैं कोई एक आइडिया। एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि जैसे कि कोई पर्सन सिंगल है, ठीक है, सिंपल है, अकेला है, ठीक है, तो आप लिख देते हैं सिंगल। सिंगल से आप लगाएंगे आगे एक एरो लगा के, सिंगल से क्या हो सकता है बेहतर, लाइक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से आगे आप चलेंगे तो क्या कहेंगे, चलें हम कोई इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे जो लोग मिलके बात कर सके, तो हम उससे रिलेटेड एक वर्ड बना सकते हैं कि लाइक मीटअप्स, ठीक है, या डेटिंग। इसके बाद क्या होगा कि हम कहेंगे कि चलो यहाँ पे आगे फिर एप्लीकेशन, ऐप जो कि मोबाइल्स पे होती है, जैसे टिंडर। ये मैंने आपको बेसिकली एक टिंडर की थोड़ी सी डिटेल बता दी है कि इस तरह से अगर टिंडर की तरफ हमने जाना था, जिस बंदे ने जाना था, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ये भी हो सकती है कि आप जो है वो सिंगल को रिलेशनशिप पे लेके जाएं, रिलेशनशिप को डेटिंग पे लेके जाएं, और डेटिंग को फिर इस तरह से एक एप्लीकेशन पे लेके जाएं, और एप्लीकेशन से फिर आप इस तरह से टेंडर बना लें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है आपकी फोर्स रिलेशनशिप। फोर्स रिलेशनशिप में ये होता है कि आप जो है किसी प्रोडक्ट के कम्बिनेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। लाइक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हमने ये देखा कि हमने कोई चीज़ लोड करके मनूवरिंग करनी है, इधर से उधर लेकर जानी है, ठीक है, बट हमने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर जानी। लाइक मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि मुझे अगर फ़र्ज़ करें 5 सीमेंट के बैग्स चाहिए जो मैंने कहीं मूव करने हैं, ठीक है, तो मैं इतनी बड़ी सुजुकी लेकर जाऊँ,
वो एक्सपेंस भी ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा कि हम देखते हैं कि आपने भी देखे होंगे वो लोडर्स आ गए हैं, 3 टायर्स वाले लोडर्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यूजली मैरून कलर के फिर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें चक्कर ये है कि वो देखने में तो रिक्शा टाइप के, लेकिन पीछे लोडिंग के लिए उस पर अच्छी खासी स्पेस है। तो हमारे पास उसमें ऐसा हो सकता है, मतलब हम लोगों ने अगर देखा जाए तो उसमें 2 प्रोडक्ट्स को उन्होंने मर्ज किया है। एक उसमें क्या था आपका रिक्शा टाइप, रिक्शा ही समझ लें, ठीक है, एक रिक्शा था, प्लस उन्होंने क्या किया जनाब कि पीछे लोडर वो लगा लिया, उस तरह का लगा लिया, उस आइडिया से लेके जिस तरह से आपके पिकअप्स होते हैं, पिकअप ट्रक्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दोनों को मर्ज किया, और जब मर्ज किया तो आपका एक रिलेशनशिप बन गया, दोनों चीज़ों को मर्ज किया, और अब आप जो है वो थोड़ी छोटे पैमाने पे आपकी जो चीज़ें हैं आप उसको इस तरह से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है आपका कलेक्टिव नोटबुक मेथड। कलेक्टिव नोटबुक मेथड में ये होता है कि आप जो है ना कोई एक छोटी सी बुक्स बनाते हैं, ठीक है, पॉकेट साइज बुक्स जिस तरह से होती हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं कि अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं वो उस प्रॉब्लम की जो होती है, ठीक है, और वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जिनसे आप मतलब आप थोड़े से देखभाल के ही करते हैं कि अगर मेरा प्रॉब्लम इस तरह का है और मेरी मतलब जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ वो अगले बंदे जो हैं वो भी उसी फील्ड के थोड़े बहुत हों, या थोड़ी सी नॉलेज उनकी उस चीज़ में होनी चाहिए। फिर आप उन सबको बांट देते होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो उस पर अपने पॉसिबल सोल्यूशन लिख देते होते हैं, जो भी आइडियाज़ हो सकते हैं उस पर वो उसके साथ शेयर कर देते होते हैं। जब इस तरह से करते हैं तो आपके पास एक उसी बुक पे सारे आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो आपको जिस तरह भी आपने मेथड रखा हुआ है शेयरिंग का, क्या आपको या तो आप उनसे जाके 1 महीने बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कलेक्ट कर लेंगे, या वो आपको बाय पोस्ट भेज देंगे, या आप पे डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड करता है। इसकी नई वर्जन ये भी हो सकता है थोड़ा सा कि आप उनको ज़रा ई बुक्स की तरफ लेके चले जाएं, ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना दें, लाइक इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका एट्रीब्यूट लिस्टिंग। एट्रीब्यूट लिस्टिंग में ये होता है कि आप जो है कोई न्यू आइडिया प्रेजेंट करते हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स को भी रखता है और नेगेटिव पॉइंट्स को भी रखता है। एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपको इस चीज़ से। लाइक देखें कि एक टाइम पे आ गया था कि हमारी जो कंज्यूमर की जो बाइंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी पेट्रोल से रिलेटेड, ठीक है। उन्होंने क्या किया जी, वो CNG पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ जनाब के जी CNG पे वो कन्वर्ट हो गए, उसके फ़ायदे क्या थे, पॉजिटिव पॉइंट्स ये थे जनाब के पेट्रोल के मुकाबले में उनकी पैसे बच रहे थे, ठीक है। आप ऑलमोस्ट 60% में उतना ही ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, आपका काम चल रहा था। बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, इंजन पे बहुत जोर पड़ रहा था और इंजन आपके थोड़े से ख़राब होने की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों को देखते देखते क्या किया गया कि लोगों ने ये कहा कि चलो हम अब ऐसा करते हैं कि हाइब्रिड कार्स निकाल देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बैटरी पे चलेगा, थोड़ा सा पेट्रोल पे चलेगा, ठीक है। यानी कि जो 0 से लेकर 60 तक की जो स्पीड है उस पर वो बैटरी चलेगी, उसके बाद वो पेट्रोल पे चलेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़े से बड़े गियर जिस तरह से होते हैं आपको मालूम ही होगा, तो उसमें पेट्रोल की कंजम्पशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। थोड़ी सी आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है डेफिनेटली, बट यूजली ऐसा ही होता है कि जो स्टार्ट के इनिशियल गियर्स होते हैं उसमें थोड़ा और कंजम्पशन होती है, जो बड़े गियर होते हैं उसमें और होती है। इसकी एग्जांपल भी ये भी हो सकती है कि CNG जब इस तरह से लोगों ने शिफ्ट किया और जो इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखे, तो उसके बाद उन्होंने स्मार्ट कार्स लेकर आना स्टार्ट हो गए, 660cc कार्स इस तरह से हैं, ठीक है। कि इनकी कंजम्पशन देखें आपके कितनी तगड़ी किस्म की कंजम्पशन है इसकी, 20+ के आसपास जो है आपके किलोमीटर दे देती होती है और आपके काम इस तरह से अच्छे से चला देती होती है। इसके बाद है आपका बिग ड्रीम अप्रोच। इसमें ये होता है कि आप जो है वो प्रॉब्लम रखते हैं सामने, ठीक है, और आप इसमें ना बिल्कुल ये नहीं रखते कि जी इसमें हमारी कोई भी कंस्ट्रेंट होगी, यानी कोई भी मजबूरी होगी या कोई भी हर्डल होगी, बस इसमें हम ना यानी ना कोई रिसोर्सेज की हमें टेंशन होगी या कुछ इस तरह से। हम बस इसमें प्रॉब्लम रखते हैं और हम उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। वो सोल्यूशन किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। यानी कि उसमें हम ये नहीं लगाते कि हमारे पास पैसे इतने हैं या हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं या हम इसको इस तरह से करें, नहीं। इसमें सिर्फ बकायदा सिर्फ सोल्यूशन होता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम यूँ कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। वो कोई बहुत ही बड़ा किस्म का सोल्यूशन भी हो सकता है। बेशक आपके पास उतने रिसोर्सेज और वो ना हो, बट इस टाइम पे बिग ड्रीम नाम से ही आप समझ गए होंगे कि बिग ड्रीम में यही होता है कि बस आप जो है सोल्यूशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आप बाकी चीज़ें नहीं देख रहे। फिर जब आप जिस टाइम उसको मतलब प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाएं या जिस तरह सोचेंगे, तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं आगे पीछे किसी से। फिर होता है पैरामीटर एनालिसिस। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक पैरामीटर और एक सिंथेसिस। आप बेसिकली प्राइमरी इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक हो गया। फिर आप रिलेशनशिप बनाते हैं कि आपके पास क्या पैरामीटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, प्लस जो सिंथेसिस हैं, लाइक सिंथेसिस होता है आपका वो क्या तरकीबें या जुगाड़ें या इस तरह से आप कह लें।
सॉल्यूशंस है ना, इस तरह के प्रैक्टिकल किस्म के। तो ये दोनों को, तो इन दोनों को जब मर्ज किया जाता है तो ये आपका पैरामीटर एनालिसिस कहलाता है। ठीक हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होती है? कोई न्यूनेस, नोवेल्टी। ठीक हो गया। इनोवेशन आपकी किसी भी कंपनी की, इवन कंट्री वगैरह की भी देखा जाए, किसी भी चीज़ में अगर देखना, यूजली हम बिजनेस से बात करें तो बिजनेस से रिलेटेड बात करता हूँ कि बिजनेस के लिए आपकी इनोवेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही इसी पे है। अगर आप एप्पल कंपनी को देखें, जिसके दुनिया के कितने तगड़े शेयर्स हैं उनके, वो इसी बेस पे हैं कि वो इनोवेटिव कंपनी है। ठीक है। तो ये एक बहुत इस चीज़ से आप जज कर गए होंगे कि मतलब मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे भी जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ओल्ड टेक्नोलॉजी वैसी बैठती जाती है, आपकी सेल्स गिर जाती हैं। आपको वो याद होगा एटीएम की जो मशीन की मैंने आपको दी थी एग्जांपल, उसमें भी यही हुआ था कि वो बस बना के बैठ गए थे, उन्होंने कोई इनोवेशन नहीं की। वो दूसरी कंपनी IBM आई और उन्होंने क्या किया कि फंड ट्रांसफ़र की ऑप्शन डाली और पिछली कंपनी बैठ गई, वहीं पर सेल्स उनकी बैठ गई। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या होती हैं? 3 टाइप्स आपकी डिस्कस हुई हैं। ठीक है। इसमें मैंने छोटी बुलेट्स नहीं बनाई है, बट आप इसको लिख लीजिएगा। एक होती है ब्रेक थ्रू इनोवेशन, एक होती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक होती है ऑर्डिनरी इनोवेशन। ठीक है। ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्या होती है जी? आपकी बड़ी कोई ना यूनिक किस्म की कुछ चीज़ होगी। ठीक है। या यूजली ये साइंटिफिक टाइप की होती है या इस तरह की ना, मतलब बड़ी कोई तगड़ी किस्म की, बड़ी कोई नई चीज़ आ गई एकदम मार्केट में। ठीक हो गया। बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ आ गई है। ठीक है जी। ये आपकी ब्रेक थ्रू किस्म की होती है। लाइक अगर अभी हम कोई बना लेते हैं गाड़ी का इंजन जो कि पानी से चलता है और वो 1 लीटर में समझ लें कि 100 किलोमीटर है, तो ये एक ब्रेक थ्रू किस्म की है। मतलब ये इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट है। ठीक है। एक होती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये होती है ब्रेक थ्रू के मुकाबले। ब्रेक थ्रू, हाँ एक बात ऐड करूँ, ब्रेक थ्रू ना बड़ी स्लो किस्म की होती है, मतलब शाज़ो नादर आपको नज़र आती है। ठीक है। वो इतनी कोई वो नहीं होती कि आपको पास अक्सर आपको सुनने में आ जाए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होती है वो आपकी थोड़ी सी नई उसमें आती है। ठीक है। इसमें इस इनोवेशन की स्पीड जो होती है ना, ब्रेक थ्रू से ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा नज़रों में आ रही होती है। आपने देखा होगा कि पहले किस तरह के, आज से मतलब 10 साल पहले अगर आप मोबाइल्स देखें तो आप हैरान होंगे। 20 साल पहले सॉरी, मोबाइल्स थे, उतने बड़े बड़े मोबाइल्स थे, बटन्स वाले थे। उस टाइम जब वो स्क्रीन टच वाला मोबाइल आया लोग हैरान हो गए। उसके बाद वो कैपेसिटिव टच और रेजिस्टिव टच जो थी, ये 2 चीज़ें थी। ठीक है। एक में यानी बहुत ज़ोर लगा के टच करके हम आगे पीछे स्लाइड करते थे तो चीज़ें आगे पीछे होती थी। फिर जो नए मोबाइल्स आए वो बड़े सेंसिटिव किस्म के टच थे। अब आप देखें तो आपके इतनी कमाल की चीज़ें हैं कि आप ऊपर सर ये हाथ से, मतलब कैमरे पे आप हाथ से इशारा करते हैं, वेव करते हैं, या वो पंच बनाते हैं, या इस तरह से कुछ भी करते हैं तो वो आपके पिक्चर खींच लेता है। मतलब ये आपकी टेक्नोलॉजी जो है ये इसमें इनोवेशन आ रही है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। फिर आपकी ऑर्डिनरी इनोवेशन। ऑर्डिनरी इनोवेशन जो है ये सिंपल सी इनोवेशन होती है। आपकी पुरानी जो चीज़ें चल रही होती हैं आप उन्हीं की एनालिसिस पे नई नई चीज़ें बना रहे होते हैं। आपके एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि पहले जो बाइक राइडर्स थे वो सिंपल ग्लव्स पहन के फिरते थे। ठीक है। अब क्या करते हैं जनाब जी, आपने देखा होगा जो बाइक राइडर्स हैं, स्टूडेंट्स होंगे उनके पास बाइक्स होंगी डेफिनेटली। आपने देखा होगा जो बाइकर्स की जो होती हैं वो उनकी बड़ी वो गार्ड्स वगैरह आ गए हैं, जिसमें अगर आप ग्लव्स देखें तो उन्होंने उसमें बड़े फोम्स और पैडिंग्स डाल दिए हैं जहाँ पे आपके फिंगर्स के जॉइंट्स वगैरह होते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आप गिरें और आपके लगे कहीं हाथ साथ तो इतना ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है। वायर्स लगा दी उन्होंने उसके अंदर ताकि आपका हाथ ज़्यादा डिस्प्लेस ना हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये आपकी एक इस तरह की है जो जेनरिकली चल रही है इस तरह से। ठीक हो गया। जनरली चल रही, सॉरी। अच्छा, इसके बाद है आपका क्लास डिफाइनिंग डिफाइनिंग अ न्यू इनोवेशन। इसमें क्या डिस्कस हुआ है जनाब के बेसिकली बाज़ दफ़ा ये भी प्रॉब्लम होती है इनोवेशन में ही कि बाज़ दफ़ा ना बताने में भी मसला होता है कंपनी को कि ये नई चीज़ है या नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं कि वो नई है, बाज़ दफ़ा कंसिडर नहीं की जाती कि वो नई है। ठीक है। बाज़ दफ़ा 19-20 चेंज के साथ ही वो कर लेते होते हैं। लाइक फैशन जीन्स जो थी उसमें वो थोड़ी सी उन्होंने लचके डाल दिए थे। ठीक है। उसको ज़रा टिप टॉप कर दिया था उस जीन्स को। ठीक है। थोड़े से उन्होंने उस स्टाइल स्टूल डाल दिए, 1-2 पॉकेट ज़्यादा कर दी, इस तरह से स्मार्ट किस्म की कर दी। ठीक है। थोड़ी सी फिटिंग में कर दी। हालांकि उससे पहले जो थी आपकी ब्लू जीन्स वो बहुत ही कॉमन थी। ठीक है।
तो ब्लू जीन्स, हालांकि ब्लू जीन्स जो थी वो इतनी पुरानी हो चुकी थी और ये तो दुनिया के ट्रेंड्स में आती है कि 2-3 चीज़ें तो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट की थी, उनके कल्चर का हिस्सा एक तरीके से आप समझ लें बन गई थी। उसमें एक आपकी ये जीन्स थी, एक आपकी बेवरेज में आपकी ये आती है कोका कोला थी, और तीसरी भी कोई एक चीज़ थी। तो मतलब ये इस तरह की है जो पूरी दुनिया ने वो कर रही थी, बट फैशन जीन्स आई तो लोगों ने उसको नया कंसिडर कर लिया। ठीक हो गया कि ये जी बिल्कुल ही कोई नई चीज़ है, हालांकि देखा जाए तो ये एक तरीके से पुरानी चीज़ थी। फिर सोनी ने जिस तरह से वॉकमैन्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, हालांकि उससे पहले वो टेप रिकॉर्ड छोटे छोटे से आ चुके थे जो हाथ में थे, वो हैंडी किस्म के थे। ठीक है, बट क्या हुआ था जब उन्होंने वो वॉकमैन बनाया तो जी लोगों ने कहा कि ये भी कोई नई चीज़ है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा आपको ये इस तरह की जैसे कैसेट प्लेयर के वॉकमैन की आपको जिस तरह से मैंने बताई है और जिस तरह से जीन्स की और फैशन जीन्स की बताई है, तो ये बाज़ दफ़ा इस तरह से भी होता था। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ये भी होता था कि जी ऑल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जो है मैन्युफैक्चरर्स कहते रहते थे कि ये नई है बिल्कुल, बट उनको लोग नहीं मानते थे इस तरह से। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें आपकी 2 पॉइंट डिस्कस हुए हैं। ठीक है, कि एक है कंज्यूमर व्यू पॉइंट के हिसाब से क्या नई चीज़ हो सकती है। कंज्यूमर के हिसाब से उसमें कोई न्यूनेस होनी चाहिए। ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो भी उनके सामने आई है कि उनकी जो है ना बिहेवियर थोड़ा चेंज हो, या उनको कोई नई चीज़ लर्न करनी पड़े उस चीज़ के लिए। तो कंज्यूमर यूजली उन चीज़ों को कहता है कि यह कोई ना नई चीज़ है। ठीक है, लाइक जिस तरह से क्या एग्जांपल हो सकती है कि जो आपके मोबाइल्स वगैरह आए थे। ठीक है, उससे पहले तो हम नॉर्मल फ़ोन्स पे ही चलते थे। जब मोबाइल आए थे तो उसको लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ता था कि अच्छा फ़ोन करने के लिए हमें नंबर डायल कर, क्योंकि पुराने फ़ोन जो थे उसमें तो हम फ़ोन उठा के कान के साथ लगाते थे, तो नंबर डायल किया, वो घुमा के तो जी कॉल मिल गई। इसमें यह है कि हमें थोड़ी सी लर्न करनी पड़ी चीज़ें कि हम नंबर डायल करते हैं, फिर उसमें वो ग्रीन वाला बटन दबाते थे। उस टाइम तो खैर कलर्स शायद ना होते हों, बट वो कॉल वाला बटन होता था और एक कॉल के साथ वाला फ़ोन का बटन होता था जिस पर कांटा लगाया हुआ था, यानी कि वो कॉल बंद करने का। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें थी। इसमें लोगों को थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ, उसने लर्निंग नहीं की। ठीक है, तो उनकी इस तरह से ये लोगों ने इसको नया कंसिडर करना स्टार्ट किया इस तरह से। ठीक हो गया। इसी तरीके से वॉकमैन को भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोगों ने उसको नया समझा था। क्योंकि लोगों ने कहा कि हम बटन दबा के जेब में रख लेते हैं, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ उनका, तो वो उसको नया प्रोडक्ट समझना शुरू हो गए थे। ठीक है, हालांकि उस तरह की, तो ये एक आपका कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक न्यू प्रोडक्ट होती है। ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात होती है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये होती है जनाब जी कि आपकी जो है ना उसमें कोई नई डेवलपमेंट हुई हो टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, वो थोड़े से इस तरफ टिल्ट हैं जो फर्म है। तो फर्म क्यों यहाँ पे तो थोड़ी सी डिफरेंट थिंकिंग है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसको मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा डिफाइन कर चुका हूँ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि कोई पॉपअप की है और जो है आप जो है वो उस गैप को फिल करें। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे अपने भाई ने मुझे बताई थी कि जिस टाइम ये कोरोना का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, मतलब चाइना में ही, और उस टाइम थोड़ा सा उसको मतलब स्प्रेड हो रहा था दुनिया में, तो एक बंदा था अमेज़ॉन पे यूज़र था वो, तो उसने क्या किया था कि एकदम ही अच्छे खासी अमाउंट के सैनिटाइजर्स परचेज़ कर लिए थे उसने। बहुत ही ज़्यादा सैनिटाइजर्स अरेंज कर लिए थे अपने पास, बहुत ज़्यादा ख़रीद लिए थे और उसने अपने पास होल्ड कर लिए। ठीक है, और उसके बाद उसने जिस टाइम ये डिमांड बढ़ी है तो उसने अमेज़ॉन पर डाल के बेचना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अनएथिकल था बट उसने अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, रिकग्नाइज कर लिया था। अनएथिकल चीज़ थी, आई नो आप भी इस चीज़ को मानेंगे, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान में भी ये बिल्कुल होता है। तो अब ये है कि ये एक चीज़ जो है आपकी अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन में आती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें जो है आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया गया है। आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी होगा वो जो 4 स्टेजेस होती हैं इसकी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ये किसी भी प्रोडक्ट की होती है। ठीक है, स्टार्ट होता है, फिर वो ग्रोथ करती है, मैच्योरिटी पे जाके बस वो फंस जाती होती है, उससे ज़्यादा वो अर्न नहीं कर पा रही होती है, उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाती है कि वो थोड़ी सी मेरे इनोवेशन या रिनोवेशन या कुछ तरह से ना करें। तो ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले जिस पॉइंट को डिस्कस किया गया वो एस्टेब्लिशिंग एवेल्यूएशन क्राइटेरिया को डिस्कस किया गया है। ठीक हो गया, जिसमें हम ये क्या कहते हैं कि एवेल्यूएट करते हैं और कोई क्राइटेरिया जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई इस्टेब्लिश करते हैं इस तरह से चीज़ें और फिर उसको इस चीज़ से अगली स्टेज पे लेके जाते हैं। आइडिया स्टेज जो बेसिकली है ना वो फर्स्ट स्टेज आती है आपकी। ठीक है,
ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है कि आप जो है अलाउ करते हैं मैक्सिमम यूज़ ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज, ठीक है। और इसमें आप जो है जब बात करते हैं ना अपने आइडिया की, तो फिर उसके आप ना बाकायदा चीज़ें भी बताते हैं, लाइक इसके वैल्यू क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये किस लेवल की चीज़ है, इसकी किस मेरिट की चीज़ है, इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसकी थोड़ी सी फर्दर डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। कंपनी उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करती है, रिसोर्सेज उस पर लगाती है, बट बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कंपनी की अगर थोड़ी सी मतलब फाइनेंशियल इतनी वो नहीं है, तो फिर वो एक तरीके से उस पर रिसोर्सेज लगाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अन्यवाह किस्म के जो है वो रिसोर्सेज नहीं लगा देती, वो उस पर थोड़े से एक कैप लगाती है कि हम इस बजट तक, इस लिमिट तक इस पे जोर लगाएंगे इस प्रोडक्ट के लिए, अगर इसने हमें अचीव कराया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर अल्लाह हाफिज़, ठीक हो गया। इसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट स्टेज। कॉन्सेप्ट स्टेज आपका सेकंड स्टेज होता है। जब आपका आइडिया पास हो जाता है तो इसको फिर रिफाइन किया जाता है, ठीक है, कंज्यूमर के साथ बैठ के। कुछ हमारे पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड नहीं है, मतलब बाहर के मुल्कों में तो वो इस तरह से बाकायदा यूज़र्स होते हैं कि आपके जो उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स के होते हैं उनके साथ आपकी बड़ी बातचीत चलती है कि अगर हम इस तरह की कोई चीज़ बनाएं, लाइक हम इस तरह की कोई स्टिक बनाएं जो कि आपको, और जिसमें लाइट भी हो, मतलब इस तरह की कोई चीज़ें हो, तो आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। वो कहेंगे कि अच्छा इसमें स्पीड कम होगी, हैवी हो ना हो जाए, या इस तरह की वो फिर डिस्कशंस होती हैं, वो अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं, आप अपने पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है। और फिर ये होता है कि आप साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह होते हैं ना, आप इनसे भी डिस्कस करते होते हैं, ठीक है, उनको भी पता होता है। जैसे मैंने पिछले सेशन में जो पार्ट 1 था उसमें भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले बड़े तगड़े होते हैं इस मामले में, तो वो भी आपको बड़ी चीज़ों के आइडियाज़ दे रहे होते हैं, तो वो भी बताते हैं कि अच्छा आप इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये चीज़ ऐड करें, ये निकालें, और इस तरह से, ठीक हो गया। इसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, ये आपकी थर्ड स्टेज। इसमें क्या होता है जनाब के आप जो हैं जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, आप उनको वो प्रोडक्ट ही दे देते होते हैं, ठीक है, बनाने के बाद कहते हैं अब आप इसको यूज़ करें। जब वो यूज़ करते हैं वो कहते हैं हाँ यार ये काम की चीज़ है, या लाइट इसकी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इसको इस तरह से करना चाहिए, या आपने जो बैटरी सेल्स यूज़ किए इसको रिचार्जेबल सेल्स के साथ स्विच करें, या इस तरह के वो इस तरह से आपके साथ वो करते हैं। सैंपल्स में आपको एक और एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं आपको, आपने देखा होगा कि अच्छी खासी आप मेडिसिन जो है वो सैंपल्स में निकलती हैं, ठीक है, और वो फ्री में बढ़ती हैं। उनका भी यही चक्कर होता है कि वो जो है कंज्यूमर उसको यूज़ करे और फिर वो बताए कि हमें अच्छा फील हुआ से खा के, मेरे में मतलब ताकत आई, या मैं सर का दर्द ठीक हो गया, इस तरह से ABC। अच्छा, इसके बाद है टेस्ट मार्केटिंग स्टेज। इसमें आप समझ लें कि आपकी पिछली सारी चीज़ें जो हैं वो ये फाइनल स्टेज है बेसिकली, पिछली सारी चीज़ें आपकी सेट हो चुकी हैं, ठीक है। और टेस्ट मार्केटिंग स्टेज में बस आप ये समझ लें कि बस मैथ प्रोडक्शन है वो आप बांट देते होते हैं, एक तरीके से आपकी प्रॉपर सेल्स पे डिपेंड करती है। एक्चुअल सेल्स रिजल्ट जो है ना वो आपके मॉनिटर किए जाते हैं और आप देखते हैं कि अगर ठीक है तो ठीक है, मतलब अच्छी सेल्स जा रही है तो उसका मतलब है कि यू आर गुड, और अगर नहीं हो रही है तो देन इट मीन्स के यू हैव टू वाइंड अप। अच्छा जी, इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो है ई कॉमर्स एंड बिजनेस स्टार्टअप। इसमें थोड़ा सा इंटरनेट को इन्वॉल्व किया गया है, यूजिंग ई कॉमर्स क्रिएटिवली। इसमें ये बात बताया गया कि जो इंटरनेट है बेसिकली एक ऐसा टूल है जो यूजली आपकी SMEs बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, बड़ी कंपनीज भी कर रही हैं, बट SMEs क्योंकि इसमें थोड़ा सा खर्चा कम है और वो कम खर्च बाला नशीन वाली बात, ठीक हो गया। आप थोड़ी चीज़ों पे या थोड़ा काम कर करा के बड़ी मार्केट को टारगेट कर लेते होते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि आप जो है अपनी चीज़ें जो हैं वो अपनी वेबसाइट वगैरह पे डालते हैं और उसमें फिर आपकी उस पर डिस्कशंस होती हैं, लोग उसमें आपको बताते हैं ये इस तरह से है और हमें पसंद आई, और फिर वो परचेजिंग कर लेते होते हैं, ठीक है। और बस ये है कि आपको इस पर रेगुलर अपडेट करना रहना चाहिए। वेबसाइट्स में भी बेसिकली यही चीज़ बात है, ठीक है। वेबसाइट में थोड़ा सा इस तरह से कहा हुआ है कि आप जो है अपनी कंपनी की वेबसाइट वगैरह बनाएं, ठीक है, उस पर जो है सारी प्रोडक्ट्स को डालें, अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है, मतलब आप किन लोगों के साथ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें बताएंगे कि हम फार्मेसी वाले हैं, हमने यहाँ से लाइसेंसिंग की है, यहाँ से ये किया है, यहाँ से ये किया है, हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं। आप किसी भी वेबसाइट को देखें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, अबाउट मी जो होता है आपका सेक्शन, उसमें आप अपने बारे में रखते हैं, फिर आप बताते हैं कि हम किसके लिए ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हम क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, यानी कंफर्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हम उनको बेटर हेल्थ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती होती हैं, ठीक है।
फिर उसमें यह है कि आप अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो डालते रहें, ठीक है, लेटेस्ट प्रोडक्ट डालते रहें। उसमें आप जो है क्राइटेरिया भी लगा दें कि लोगों की फीडबैक्स जो हैं वो आपके पास आती रहें, ठीक है, ताकि आप उसमें बेहतरी भी करते रहें अपनी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, आपको पता भी चलता रहे, रिव्यूज़ आते रहें जिससे आपको आइडिया हो कि हाँ यार आपका काम जो है वो ठीक चल रहा है, लोगों को प्रोडक्ट्स पसंद आ रही हैं, ठीक हो गया। प्लस ये भी है कि आप इस तरह के भी क्राइटेरिया अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। आपने नोट किया भी होगा कि आप उसमें अपनी इनपुट डाल देते हैं कि हमें फ़र्ज़ करें कि एक मेडिकल चेयर चाहिए, डेंटिस्ट वाली चेयर चाहिए जिसमें ये चीज़ें हों, ये फीचर्स हों, वो आपके सामने 5-6 प्रोडक्ट्स निकाल कर दे दें और आप उसको परचेज़ कर लें, ठीक है। तो ये भी आपकी इस चीज़ में आती है। फिर एक है ट्रैकिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ये होती है लाइक आप ये समझ लें कि आप हर बंदे की ना जो बाइंग पैटर्न है वो ट्रैक किया जा रहा है, हर चीज़ ये ट्रैक हो रही है। अब तो सच्ची सी बात है, इंटरनेट पे, मोबाइल्स पे आपकी बहुत सी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं, ठीक हो गया। आपने देखा होगा कि आप कोई भी वेबसाइट खोलें, राइट साइड पे आपके पास जो है ना कुछ एड्स आ रहे होते हैं, ये यूजली लेफ्ट साइड पे, ज़्यादातर राइट साइड पे होते हैं, वो पॉपअप करते हैं। वो बेसिकली आपके पुराने बाइंग ट्रेंड्स देखता है कि आपने ज़्यादातर क्या मंगवाया। आप ज्वेलरी मंगवाती नहीं होंगी ख़वातीन, तो आपको ज्वेलरीज की आइडियाज़ देता रहेगा, ठीक है। लड़के हैं उनके पास टी शर्ट्स वगैरह की आ रही होंगी क्योंकि वो ऑनलाइन टी शर्ट्स वगैरह परचेज़ कर रहे होंगे, परचेज़ ना भी कर रहे हो वो उस पर ज़्यादा घुसे हुए हों उस वेबसाइट्स पर और यही चीज़ें सर्च करते रहते हो, तो यही चीज़ें आती हैं। तो वो बेसिकली जो आप ज़्यादा सर्च करते हैं ना, वो बेसिकली आपके पास वही चीज़ें जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी यूट्यूब का भी यही है, आप उस पर अगर मूवीज़ देखें तो आपके पास वो मूवीज़ की क्लिप्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप उस पर कुछ इस तरह से कुछ और देखना, आप नेटफ्लिक्स की एग्जांपल लें, नेटफ्लिक्स में आपके रिकमेंडेड फॉर यू सेक्शन में होता ही यही है कि आपके पुराने फ्रेंड्स देखते हैं कि आप कौन सी मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, एक्शन मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं या कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। फिर वो उस हिसाब से आपको बताता है कि आपने पुरानी मूवीज़ जो देखी थी उसमें आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी थी और आपने फर्स्ट करें कि कोलैटरल डैमेज देखी थी, इस तरह की G.I. जो देखी थी, तो वो फिर आपको नई मूवी जो दिखाएगा वो कहेगा कि जी अब आप जो है पुराने पैटर्न्स की बेस पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जेसन बॉन्ड की मूवी देखें, ठीक है। इस जो बॉन्ड अल्टीमेटम और इस तरह की मूवीज़ जो हैं एक्शन मूवीज़ आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपकी लास्ट चीज़ जो है वो है डूइंग ई कॉमर्स एज एन एंटरप्रेन्योरल कंपनी, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने शायद नाम सुना होगा एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स। एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स क्या है, बेसिकली कि आप किसी तरह की एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे अपनी सारी की सारी चीज़ें डाल देते हैं, सारी प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, सारी डिटेल्स डाल देते होते हैं, ठीक है, और लोगों को आप जो है इन डिटेल बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और आप जो है हमसे परचेजिंग करें, ठीक है। और आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अपना अच्छा सा बना लेते होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, आप खुद ना भी बनाएं, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी TCS सर्विस है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से कोरियर कर देती है। बाहर के मुल्कों में DHL है, तो आप क्या है चीज़ें जो हैं वो इनके थ्रू भेज देते होते हैं, ठीक है, और आप अपनी प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी कर रहे हैं और आपके काम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी डूइंग ई कॉमर्स एज एन एंटरप्रेन्योर कंपनी में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्हीं में ये थोड़ी सी सारी की सारी एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें ये भी है आप क्योंकि ऑनलाइन फोरम जिस तरह से फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, ये सारी भी इसमें आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें जब आपकी आ जाती है तो आपकी ये सारी की सारी ई कॉमर्स में ही आ जाती है, ठीक है। और इंक्लूडिंग आपके जो M कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स, जो आपको मोबाइल के थ्रू आपको कहते हैं कि आप हमसे ये चीज़ परचेज कर लें, ये कर लें, तो ये M कॉमर्स आती है। M कॉमर्स भी ई कॉमर्स के अंडर ही आती है, ठीक हो गया। तो मोबाइल के थ्रू जो आपको टेली मार्केटिंग कर रहे होते हैं, फ़ोन करके कि सर आप ये परचेज कर लें, ये परचेज कर लें, तो ये भी आपकी इसमें आ जाती है। SMS आपके आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से बाज़ दफ़ा आपको आता है कि आप अपने पुराने विंडो एसीज हमको सेल करें, ये आपकी M कॉमर्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो आपकी ऑप्शंस इस तरह की आती रहती हैं मैसेजेस के थ्रू, ये भी आपकी उसमें आती है, ठीक है। चलें, ये चैप्टर आपका हो गया एंड। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई कुछ हो, आप इंशाल्लाह मुझसे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में हम और भी चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।